नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनुच्छेद 32 जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। बाकी लोगों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, लेकिन बाबा साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। इसका मतलब कि अगर संविधान में अनुच्छेद 32 न हो तो संविधान मृत है, क्योंकि वो आत्मा है। तो ये आत्मा क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है अनुच्छेद 32? मुझे लगता है भारत के हर नागरिक को जानना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो ये दुर्भाग्य है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप तैयारी करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तैयारी करते हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। जीवन में आपके हमेशा काम आता रहता है। तो अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा क्यों है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्यों कहा, हम पहले पढ़ाएंगे, विस्तार से समझाएंगे। वीडियो के आखिर में आज हमने 20 प्रश्न हल किए हैं। 20 प्रश्न अगर आप हल करते हैं तो इस टॉपिक पर आप महारत हासिल कर लेंगे, यानी पूरी बात समझ जाएंगे। संविधान की आत्मा क्यों कहा? संविधान की आत्मा इसलिए कहा क्योंकि अनुच्छेद 32 में लिखा है कि कोई भी भारत का नागरिक जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो अगर ये अधिकार ना होता, जैसे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अब भेदभाव हो रहा है, कोई व्यक्ति किसी को अपमानित कर रहा है तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? अनुच्छेद 32 के तहत, हालांकि उसमें बहुत सारे अब कानून बन गए हैं, संसद ने बना दिया है, व्यक्ति सीधे पुलिस थाने जा सकता है। उस कानून के तहत जैसे SC एक्ट है, उसके तहत सज़ा होगी, वो अलग बात है। लेकिन कुल मिला के हमारे मौलिक अधिकारों का कोई भी, चाहे वो राज्य उल्लंघन करे, चाहे कोई व्यक्ति उल्लंघन करे, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगा कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए या निचली अदालतों में जाइए फिर आइए, ऐसा नहीं। तो इसलिए चूँकि हम अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हैं, कोई भी नहीं छीन सकता, न सरकार न कोई व्यक्ति, इसलिए ये संविधान की आत्मा है। इसको हटा देंगे, संविधान खत्म। अब इसमें क्या है पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहीं पे अनुच्छेद 32 में हमने चर्चा क्या कर लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सीधे हमारे मौलिक अधिकारों को हमें वापस दिलाएगी। जो हमें अधिकार मिले हैं, छीने जा रहे थे, उन्हें वापस दिलाएगी। इसके लिए क्या करती है? वो रिट जारी करती है, रिट। और ये 5 प्रकार के रिट हैं, यानी 5 तरह के रिट जारी करती है। रिट का मतलब कि एक आदेश है जो विभिन्न प्रयोजनों में आता है। वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं, इसको हम लोग देखेंगे विस्तार से। और यही एक मतलब अनुच्छेद 32 का मेन टॉपिक है कि जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है वो कौन कौन से हैं, किस लिए जारी होते हैं, कब जारी होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो 5 रिट हैं उनमें से पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नाम से ही स्पष्ट है, बंदी मतलब जो बंद है, प्रत्यक्षीकरण मतलब सामने लाया जाए, यानी कि पकड़े गए व्यक्ति को या कैद किए गए व्यक्ति को, बंदी व्यक्ति को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको पुलिस उठाकर ले गई, ठीक है, पुलिस उठाकर उसको ले गई, थाने में बंद की कुछ समय के लिए, फिर उसको जेल हो गया या कहाँ हो गया, उसको किसी को नहीं पता है। तो इसमें इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति, जैसे वो व्यक्ति स्वयं भी ये रिट दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। वो व्यक्ति या उस व्यक्ति के रिश्तेदार या घर वाले या कोई सामाजिक कार्यकर्ता या कोई भी भारतीय नागरिक उस व्यक्ति को देखने के लिए कि वो व्यक्ति कहाँ है, सही सलामत है, सुरक्षित है कि नहीं, क्यों पकड़ा गया है, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के लिए या उस संस्था के लिए, एजेंसी के लिए ये आदेश जारी करती है। इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कोर्ट कहती है कि जो बंदी आपने रखा है उसे प्रकट किया जाए, हमारे सामने उसे लाया जाए। अब जब वो संस्था, जैसे पुलिस ने पकड़ा है या राज्य सरकार ने उसे कहीं रखा है, नज़रबंद किया है किसी जेल में या कहीं और, तो राज्य सरकार के ऊपर ये आर्डर है कि आप लाइए उस व्यक्ति को, आपने कहाँ रखा है। तो सरकार, पुलिस ने रखा है तो पुलिस उस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर करेगी और अपना बताएगी, दलील देगी कि हमने इस व्यक्ति को इसलिए पकड़ा है, ये व्यक्ति ये कर रहा था। अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति सही में दोषी है,
इसको पकड़ा ही जाना चाहिए था, बंदी बनाया ही जाना चाहिए था, तो फिर वो ऑर्डर कर देगी, कहेगी ठीक है इसको रखिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति बेकसूर है, जबरन उसको पकड़ा है, गलत इरादे से पकड़ा गया है, तो तुरंत आदेश करेगी कि इसे छोड़ दिया जाए। तो दोनों केस में यानी या तो व्यक्ति को छोड़ा जाएगा इसके लिए, या व्यक्ति को फिर से बंदी बनाया जाएगा, इसलिए इन दोनों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक लाइन में मतलब है कि बंदी को सामने लाया जाए, सशरीर, पूरी शरीर के साथ जीवित उसे सामने प्रकट किया जाए। यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसके विरुद्ध जारी होता है? तो किसी के भी विरुद्ध जारी हो सकता है, सरकार के भी विरुद्ध जारी हो सकता है, पुलिस के विरुद्ध, कोई व्यक्ति अगर किसी को पकड़ लिया है उसके भी विरुद्ध ये जारी हो सकता है। परम आदेश, मैंडमस इसको बोलते हैं, परम आदेश या परमादेश। अब नाम से यह स्पष्ट है, परम मतलब बड़ा आदेश, आदेश ऑर्डर। ऑर्डर किस लिए दिया जाता है? कोई काम करने के लिए या काम न करने के लिए, ये तो होता है ऑर्डर। यानी यहाँ पर उच्च न्यायालय या यूँ कहें कि जो बड़ी न्यायालय है, यहाँ उच्च न्यायालय का मतलब मैं हाई कोर्ट नहीं लिख रहा हूँ, उच्च न्यायालय मतलब यहाँ पे बड़ी न्यायालय, सीनियर, वो न्यायालय छोटी न्यायालयों को आदेश देती है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को आदेश देती है कि आप ये काम करिए। हाई कोर्ट सेशन कोर्ट को आदेश देगी, सुप्रीम कोर्ट भी आदेश देगी कि आप ये काम करिए, इसीलिए इसका नाम है परमादेश। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी काम के लिए जाता है किसी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, वहाँ उसका काम नहीं होता, उसको वापस भेज दिया जाता है, वो आदमी परेशान हो जाता है, तो अब वो क्या करेगा? वो जाएगा सीधे कोर्ट, सारी बात बताएगा, तो कोर्ट एक रिट जारी करेगी, इसका नाम है मैंडमस। उस संस्था या उस व्यक्ति के लिए पूछेगी कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इस काम को करिए। यही है आदेश। जैसे आम दुनिया में, जीवन में क्या होता है, हम कोई काम किसी से करने के लिए कहते हैं, वो व्यक्ति मना कर देता है, तो हम क्या करेंगे? उससे रिक्वेस्ट करेंगे, फिर भी वो नहीं कर रहा है, तो हम उससे सीनियर अधिकारी को, यानी उस पर जिसका दबाव है, उससे कहेंगे कि भैया कह दीजिए हमारा वो काम कर दे। तो वो भैया साहब कहेंगे कि यार उसका काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो कारण बताएगा क्यों नहीं कर रहे हैं। कारण सही लगेगा तो कहेंगे चलो ठीक है, अगर कारण सही नहीं लगेगा तो कहेंगे नहीं उसका काम जल्दी करो। वही एकदम सेम टू सेम वही प्रोसेस है। किसी भी सरकारी संस्था, सरकारी ही संस्था होनी चाहिए, किसी भी सरकारी संस्था में कोई भी काम रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, तो इसके लिए परमादेश जारी होता है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध मतलब होता है रोकना, रोकना। जैसे सेशन कोर्ट में कोई काम हो रहा है, सेशन कोर्ट में काम क्या होगा? सुनवाई होगी, किसी मुकदमे की सुनवाई हो रही है, तो बीच में ही सुप्रीम कोर्ट उस सुनवाई को रोक देगी। जैसे दो पक्षों में कोई भी मामला है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ भी, एक राज्य सरकार का है मान लीजिए और एक व्यक्ति का, राज्य सरकार वर्सेस व्यक्ति, दोनों के बीच में झगड़ा है, सेशन कोर्ट में सुना जा रहा है, तो मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगी और कहेगी कि इसे रोक दीजिए, मतलब अब सुनवाई आगे नहीं होगी, कोई डिसीजन आगे नहीं होगा। तो सीनियर अपने जूनियर के खिलाफ ये रिट जारी करती है, रोक देना। अब इसी के साथ जो चौथा है वो है उत्प्रेषण, सेट्योर, क्या उसके बोलते हैं? सेट्योरेट, सेट्योरर, उत्प्रेषण। ये क्या है? ये है अगर सुनवाई हो गई और अगली सुनवाई होनी है तो उसके बीच का है। मतलब मान लीजिए कि एक बार सुनवाई हो गई, सेशन कोर्ट ने सुनवाई कर दिया, अब उसके बाद फिर से उसको सत्यापित कर रही है, तो ये कहेगा कि नहीं उसे मेरे पास भेजो, हम जांच करेंगे कि आपने सही सुनवाई किया है कि नहीं, सही निर्णय दिया है कि नहीं। तो दो चीज़ें हैं। जो इसके पहले वाला था ये भी एक बड़ी कोर्ट छोटी कोर्ट के लिए था और यहाँ भी बड़ी कोर्ट छोटी कोर्ट के लिए था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जो प्रतिषेध है वो रोकता है, यानी कोई भी मुकदमे पर सुनवाई के पहले ही उसे रोक देना, बीच में ही रोक देना प्रतिषेध है, और फैसला सुनाने के बाद उसे वापस अपने पास बुला लेना, फिर से उसकी समीक्षा करने के लिए, ये क्या है? उत्प्रेषण है। और ये दोनों न्यायालय का ही मामला है, यानी सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों से ये करवाती है, या तो बीच में रुकवा देगी कोई सुनवाई को, फैसले को,
या फिर फैसला हो जाने के बाद फिर वो बुलाएगी और जांच करेगी कि फैसला सही हुआ है कि नहीं, अपने हिसाब से वो फिर सुनवाई करेगी। अंतिम है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो इसको बोलते हैं। अधिकार परीक्षा यानी कोई भी पोस्ट पर, सरकारी पोस्ट पर अगर कोई व्यक्ति नियुक्त हुआ तो वो वैधानिक रूप से नियुक्त हुआ है, सही नियुक्ति हुई है कि फर्जी नियुक्ति हुई है, इसकी जांच करती है। मान लीजिए कि एक पद है कलेक्टर का, कलेक्टर का पद है, इस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति हुई और इसके खिलाफ मामला चला गया कि ये नियुक्ति फर्जी हुई है, तो क्या होगा? अधिकार परीक्षा के तहत सुप्रीम कोर्ट इनसे पूछेगी कि आप इस पद पर क्यों हैं, कारण बताइए, पूरा वेरीफाई होगा। यानी अधिकार है उसको पूछने का कि आप इस पद पर क्यों हैं। तो इस तरह से 5 तरह के रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। और ये 5 रिट में आप देखेंगे तो जितने भी मौलिक अधिकार मिले हुए हैं सब इसमें समाहित हो जाते हैं। अब आप पूरी बात समझ पाएंगे जब प्रैक्टिस हल करेंगे कि सवाल किस तरह से आती है। तो प्रैक्टिस सेट को हम हल करते हैं। पहला सवाल है, हैबियस कॉर्पस रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे सामने 4 विकल्प हैं। हैबियस कॉर्पस मतलब वही बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका उद्देश्य क्या है? गलत निर्णय निरस्त करना? बिल्कुल नहीं। गलत निर्णय निरस्त करना तो अभी हमने देखा उत्प्रेषण का है। अवैध हिरासत से मुक्ति, किसी को अवैध रूप में हिरासत में नहीं रखा जाएगा। अगर अवैध रूप में हिरासत में रखा गया है तो हैबियस कॉर्पस के तहत उसे मुक्त किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, हैबियस कॉर्पस याचिका कौन दायर कर सकता है? तो केवल पीड़ित दायर कर सकता है? नहीं, कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। हमने चर्चा किया था हैबियस कॉर्पस रिट के लिए जो व्यक्ति पीड़ित है, बंदी बनाया गया है, वो भी याचिका दायर कर सकता है। उसके घर के भी व्यक्ति, उसके दोस्त, रिश्तेदार या कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो उस व्यक्ति को मतलब उस व्यक्ति से संबंध नहीं रखता, सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी, या फिर जो कुछ भी नहीं है, एक आम नागरिक है, वो भी दायर कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी को बंदी बनाया गया है तो उसके लिए रिट दायर कर सकता है। तो इसीलिए कहा कि कोई भी व्यक्ति हैबियस कॉर्पस याचिका दायर कर सकता है। तीसरा प्रश्न है, मैंडमस यानी परमादेश। मैंडमस रिट किसके खिलाफ जारी नहीं होती? यानी जो परमादेश है किसके खिलाफ जारी नहीं होता? तो देखिए, राष्ट्रपति के खिलाफ जारी बिल्कुल नहीं होता है। नगर पालिका, विश्वविद्यालय, ये जारी होता है सरकारी अधिकारी, सरकारी अधिकारी के खिलाफ जारी होता है, ध्यान रखिएगा। परम आदेश, भाई कोई भी काम हम करने जाएंगे तो राष्ट्रपति थोड़ी ना हमारा कोई काम करेगा कि राष्ट्रपति ये नहीं, जैसे राष्ट्रपति का काम क्या होता है, वो बिल पर साइन करना, यस या नो करना। तो अब किसी बिल पर वो अगर साइन नहीं कर रहा है तो कोई नहीं कह सकता कि आप साइन क्यों नहीं कर रहे हैं, यानी रिट इनके खिलाफ नहीं जारी होगी। इसी तरह से अगर राज्यपाल है उसके भी खिलाफ जारी नहीं होती, नगर पालिका है उसके भी खिलाफ, विश्वविद्यालय उसके भी खिलाफ नहीं जारी होगी। ये जारी होती है सरकारी अधिकारी, यानी जो लोग सरकारी अधिकारी काम कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, तो पब्लिक की ओर से ये जाता है याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास, वो रिट जारी करती है। तो केवल क्या होगा? सरकारी अधिकारी। अगला देखिए, प्रोहिबिशन रिट कब जारी होता है? प्रोहिबिशन मतलब रोक देना बीच में ही, जब निर्णय गलत हो चुका हो, कार्रवाई चल रही हो और अदालत सीमा से बाहर जा रही हो, रोक देना बीच में ही। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि फला कोर्ट में ये काम हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो हो जाने के पहले ही रोक देती है, प्रोहिबिशन है, मतलब मना कर दिया। सर्टियोरेरी रिट का उद्देश्य क्या है? ये है उत्प्रेषण। मैं इंग्लिश में पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, हिंदी वाला समझिएगा। उत्प्रेषण, व्यक्ति की रिहाई, कार्यवाही को रोकना, निर्णय को निरस्त करना। तो निर्णय को निरस्त करना यानी जब कार्यवाही हो जाती है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा करके चेक करती है सही हुई है या गलत, गलत हुई हो तो निरस्त किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, किस अधिकार से पद पर बैठे हो यह किस रिट में पूछा जाता है? तो क्यू वारेंटो यानी अधिकार परीक्षा। कौन सी रिट प्रतिषेधात्मक है यानी रोकने वाली है? तो प्रोहिबिशन है नाम में ही। कौन सी रिट सुधारात्मक है? तो ये वाली है बी, ये करेक्टिव। सेटियोरेरी मतलब काम हो गया एक बार
और दोबारा होने वाला है तो बीच में वो मंगा लेगी, ये बताएगी कि नहीं ऐसे होना है। तो यही सुधारात्मक है। किस रिट में निचली अदालत का गलत निर्णय रद्द किया जाता है? तो अभी हमने देखा सेर्टियोरेरी। क्यू वारंटो रिट किस पर लागू नहीं होता? क्यू वारंटो मतलब आप इस पोस्ट पर बैठे हुए हैं किस अधिकार से, ये किसके खिलाफ जारी नहीं होगा? तो निजी विद्यालय के खिलाफ जारी नहीं होगा, बिल्कुल सही। विश्वविद्यालय के कुलपति सरकारी पदाधिकारी, तो नगर निगम के मेयर, इनके भी खिलाफ नहीं होगा, विश्वविद्यालय के कुलपति के भी खिलाफ नहीं होगा, सरकारी पदाधिकारी के खिलाफ होगा क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है। तो क्यू वारंटो पब्लिक सर्वेंट के लिए कहा जाता है ना, इस पद पर आप क्यों बैठे हैं, उचित कारण बताइए। अगला प्रश्न है मैंडमस रिट किस प्रकार की बाध्यता पर लागू होती है? तो नैतिक कर्तव्य, निजी कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य। तो कानूनी कर्तव्य यानी कानून के तौर पे जो काम बताए गए हैं जब वो व्यक्ति नहीं करता है तो मैंडमस जारी होता है। किस रिट द्वारा अदालतों को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोका जाता है? भाई बाहर जाने से रोकने का मतलब ही हुआ कि बीच में ही काम को रोक देना, तो वही क्या है, प्रोहिबिशन है, जब बीच में ही काम को रोक दिया जाएगा। कौन सी रिट व्यक्ति की स्वतंत्रता से सीधे जुड़ी है? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी हैवियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब व्यक्ति बंदी बना लिया जाएगा तो वो स्वतंत्र कहाँ रहेगा? तो बंदी बनाए जाने से मुक्ति ही स्वतंत्रता है, तो हैवियस कार्पस। प्रोहिबिशन रिट कौन जारी कर सकता है? तो जिला अदालत नहीं जारी करती है, निचली अदालत भी नहीं जारी करती है, कलेक्टर भी जारी नहीं करता, केवल उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं प्रोहिबिशन रिट। सेर्टियोरेरी रिट किसके खिलाफ जारी नहीं होती? तो न्यायिक निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय, निजी व्यक्ति, ट्रिब्यूनल। किसके खिलाफ जारी नहीं होती? किसके खिलाफ? तो निजी व्यक्ति के खिलाफ बिल्कुल जारी नहीं होगी, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, निजी व्यक्ति। भाई न्यायिक निकाय के लिए जारी होती है, अर्ध न्यायिक निकाय के लिए भी जारी होगी, ट्रिब्यूनल के लिए भी जारी होगी। नहीं होती तो कोई प्राइवेट व्यक्ति के लिए जारी नहीं होगी। क्यू वारंटो रिट का मुख्य लाभ क्या है? इसका लाभ क्या है? निजी हानि की भरपाई नहीं, सार्वजनिक पदों पर गलत नियुक्ति को रोकना, बिल्कुल गलत नियुक्ति ना होने पाए। अगला प्रश्न है किस रिट में अदालत केस रिकॉर्ड को अपने पास बुला लेती है? तो ये सेर्टियोरेरी। किस रिट से किसी सरकारी अधिकारी को काम करने का आदेश दिया जाता है? मैंडमस यानी कि परमा आदेश। प्रोहिबिशन किस पर लागू होता है? तो निजी संस्थान पर नहीं लागू होगा, नागरिक, राष्ट्रपति नहीं, न्यायालय पर न्यायालय यानी ट्रिब्यूनल, इन पर लागू होता है। हैबियस कार्पस लागू नहीं होता है। हिरासत कोर्ट के वैध आदेश से हो, पुलिस ने गलत गिरफ्तारी की हो, किसी को अपहरण कर छिपा दिया गया हो, कोई व्यक्ति बिना कारण जेल में हो, तो इन तीनों के लिए जारी होता है। अगर हिरासत वैध रूप में हुई है तो जारी नहीं होगा। भाई वैध रूप में ही हुई है तो क्यों जारी होगा? वो तो होता है कि गलत तरीके से पकड़ा जाता है तो वो चेक किया जाता है ना कि सही मतलब किस जुर्म में पकड़ा है। गलत है तो उसको छोड़ो, सही है तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से हमने 20 प्रश्नों को हल किए। अब इन 20 प्रश्नों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 32 में क्या है और किस तरह की परीक्षा में सवाल आती है। अब हमारा मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। हमने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया। मुझे लगता है कि मौलिक अधिकार में परीक्षा में अगर आप इतना तैयार करते हैं तो कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, उसको अभी हम थोड़ा रोकेंगे। अभी जो है चुनाव का मामला है, ग्राम पंचायतों का चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो लोगों की बड़ी जिज्ञासा है और चूँकि संविधान में इसका वर्णन है, संवैधानिक संस्था है पंचायत, तो अब हम पंचायत आपको पढ़ाएंगे। लगभग 8 से 10 क्लास में रहेगा पूरा डिटेल पंचायत। इसमें आपको संशोधन पढ़ाएंगे, संविधान में इसका जिक्र कैसे हुआ, पूरा ग्राम प्रधान, उसका काम, नगर निगम का मेयर, ये सब कुछ आपको उस पंचायत सीरीज में मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर अगले से। मौलिक अधिकार का चैप्टर होता है समाप्त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।